नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। यूपी के मेरठ जिले में 12वीं कक्षा की छात्रा की बर्बरता से हत्या का मामला सामने आया है। मेरठ के परतापुर में कक्षा 12वीं की छात्रा की सिर कटी लाश मिली। दरअसल बहादुरपुर गांव के रजबहे में सिर कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की सलवार की जेब में मिले कागज पर मोबाइल नंबर लिखा था। यह उसके दोस्त का था। किशोर ने शव की पहचान दोराला के दादरी गांव निवासी 17 वर्षीय आशा उर्फ तनिष्का के रूप में की है। पुलिस ने जांच के दौरान छात्रा की मां, भाई, 2 मामा और ममेरे भाई को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक छात्रा का एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसके विरोध में परिजनों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस युवती का सिर बरामद करने का प्रयास कर रही है। दादरी निवासी रमेश कुमार की बेटी आशा बुधवार से लापता थी। रमेश सीआरपीएफ में जवान है और उनकी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ में है। परिवार के लोगों ने आशा के लापता होने की जानकारी पुलिस को नहीं दी और सुबह यह सिर कटी लाश रजबहे में मिली तो लोगों की भीड़ जुट गई। परतापुर पुलिस ने पहुंचकर सिर ढूंढने का प्रयास किया मगर वह नहीं मिला। परिजन आशा की गुमशुदगी और उसकी तलाश के प्रयास सहित कई सवालों का जवाब नहीं दे पाए। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो सारा खुलासा हो गया और मां ने ही लड़की की गला दबाकर हत्या की और उसके मामा ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। पुलिस ने छात्रा की हत्या के मामले में मां, भाई, 2 मामा, ममेरे भाई मंजीत उर्फ मोनू व छात्रा के किशोर दोस्त को हिरासत में ले लिया है। आज सुबह थाना परतापुर पुलिस को 112 के माध्यम से सूचना मिली कि मौतनपुर चौकी क्षेत्र में बहादुरपुर रजवाड़ी के पास एक महिला का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही लोग मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया गया। शव का जो सिर है वो नहीं धड़ है, इसकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। इसको फिलहाल पुलिस द्वारा पंचनामा कराकर शव से पोस्टमार्टम के लिए किया गया है। इस घटना का अनावरण के लिए पुलिस की टोटल 3 टीमें लगाई गई हैं। जल्दी इस घटना का अनावरण अवश्य होता है। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार की तड़के पुलिस ने 2.5 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया है। वह भागने की फिराक में था। इससे पहले कि जिले की सीमा छोड़ता उसका सामना पुलिस से हो गया। डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि 5 जून की सुबह 10 बजे शिकायत मिली थी। इसमें बताया गया था कि 2.5 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। मामले में केस दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान दीपक वर्मा के रूप में हुई। पुलिस कमिश्नर को 1 लाख रुपए का इनाम घोषित करने का प्रस्ताव दिया गया था। इनाम घोषित होने से पहले मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी क्षेत्र में है। वह भागने की फिराक में है। इस पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की। खुद को घिरता देख आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग झोंकनी शुरू कर दी और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी को गोली लग गई। उसे अस्पताल में ले जाया गया। वहां कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। थाना आलमबाग पर दिनांक 5 जून की प्रातःकाल 10 बजे एक दंपति ने आकर ये सूचना दी कि उनकी बेटी के साथ में रेप की घटना हुई है। ये दंपति चंदन नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे रह रहे थे। उनकी बेटी 2.5 साल की है। इस सूचना पर तत्काल थाना आलमबाग ने अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के सफल अनावरण के लिए 5 टीमों का गठन किया गया। इसमें जैसे ही वहां मेट्रो स्टेशन में लगे हुए कैमरास को देखा गया तो ये समझ में आया कि 5 तारीख की प्रातः 3 से 3:30 के बीच में एक युवक जो सफेद रंग की होंडा एक्टिवा स्कूटी पर आता है और वो बच्ची को उसके पिता के पास से अगवा करके लिफ्ट तक लेके जाता है, जो घटनास्थल है। जैसे ही ये समझ में आया तो उसके बाद आगे के कैमरों में स्कूटी के नंबर की पहचान हुई, जिससे और मुखबिरों के माध्यम से ये जानकारी मिली कि अभियुक्त दीपक वर्मा पुत्र राधेश्याम वर्मा है, जो ऐशबाग में अवध पब्लिक स्कूल के पास रहता है। मुखबिर तंत्र की सूचना के अनुसार अभी रात्र 6 तारीख की रात में जैसे सूचना मिली कि अभियुक्त भागने वाला है, तत्काल थाना आलमबाग की टीम ने इसको टैकल किया, जिसमें अभियुक्त द्वारा हमारी पुलिस की टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में अभियुक्त को गोली लगी है, जिसकी हालत अभी गंभीर है। इसको यहाँ से लोकबंधु अस्पताल शिफ्ट किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस की महिला इंस्पेक्टर नरगिस खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर मेरठ के मेडिकल कॉलेज थाना क्षेत्र में एंटी करप्शन यूनिट ने दर्ज कराया है। महिला इंस्पेक्टर पर आय से अधिक 97% ज्यादा संपत्ति जुटाने का आरोप लगाया गया है। जांच के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। जानकारी के मुताबिक बरेली में तैनात महिला इंस्पेक्टर नरगिस खान के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मेरठ के मेडिकल थाने में की गई है। टीम ने उनके खिलाफ जांच की और खुलासा हुआ कि नरगिस खान ने पिछले 14 सालों में 10 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अर्जित की है, जो उनकी
आय से कहीं ज्यादा है। उनके नाम मेरठ के शास्त्री नगर में एक आलीशान मकान है गढ़ रोड पर नंदिनी बार, जो कि नौचंदा थाना क्षेत्र में आता है, अभी उन्हीं की संपत्ति है और इसके अलावा कई अन्य चल और अचल संपत्तियां भी उनके और परिवार के पास पाई गई हैं। संपत्तियों की जांच अभी भी जारी है। उसके पति सुरेश कुमार शेखर समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के बेहद करीबी माने जाते हैं। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने अपनी रसूख और राजनीतिक पहुंच का गलत फायदा उठाया और संपत्तियां इकट्ठी की। योगी सरकार ने सर्दी जुकाम के साथ सांस लेने में दिक्कत में पीड़ित होने वाले मरीजों की जांच कराने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही ब्लॉक स्तर के अस्पताल भी सक्रिय रखने को कहा है। कोरोना के नए वेरिएंट से पीड़ित मरीज मिलने के बाद प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर और कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। मैनपुरी में भी ये आदेश लागू हो गया है। इमरजेंसी में भी डॉक्टर और कर्मचारी अवकाश ले सकेंगे। अब वहीं सीएमओ को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपना क्षेत्र छोड़ने से पहले अधिकारियों को जानकारी देंगे। शासन की ओर से सीएमओ को पत्र भेजा गया है। पत्र में स्वास्थ्य विभाग की छुट्टियां रद्द करने को कहा गया है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना से बचाव के सभी प्रकार के इंतजाम किए जाएं। सर्दी जुकाम के साथ सांस लेने में दिक्कत से पीड़ित होने वाले मरीजों की जांच कराई जाए। ब्लॉक स्तर के अस्पताल सक्रिय रखे जाएं। प्रत्येक अस्पताल पर 10 बेड सुरक्षित रखे जाएं। ऑक्सीजन के साथ ही कंसंट्रेटर की व्यवस्था भी की जाए और बाहर से आने वाले कोरोना जैसे लक्षण दिखने वाले लोगों पर विशेष नजर रखी जाए। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना जांच के लिए किट खरीद की तैयारी अंतिम दौर में है और जल्द ही किट की व्यवस्था होगी। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने देश के सभी चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के बजाय मत पत्रों से कराने की मांग करते हुए कहा है कि ऐसा होने पर उनकी पार्टी के अच्छे दिन वापस लौट आएंगे। मायावती ने आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता और विपक्ष में बैठी जातिवादी पार्टियां पर्दे के पीछे से विशेषकर दलितों और अन्य उपेक्षित वर्गों में से कुछ अवसरवादी और स्वार्थी किस्म के लोगों को अपने पक्ष में करती रही हैं और उनके जरिए अनेक संगठन और पार्टियां आदि बनवाई हैं। मायावती ने कहा कि ये पार्टियां अपने फायदे के हिसाब से बसपा के मजबूत रहे राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश में दलितों और अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को गुमराह करके उनके मतों को बांटने में लगी हैं ताकि बसपा आगे ना बढ़ सके। मायावती ने विश्वास व्यक्त किया कि यदि चुनावी प्रक्रिया में फिर से मतपत्रों का इस्तेमाल किया जाए तो बसपा अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पा लेगी और इसके बाद उनके अच्छे दिन वापस आ जाएंगे। ईवीएम में भी धांधली करा के अब बीएसपी के उम्मीदवारों को जीतने भी नहीं दे रही हैं ताकि दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों का बीएसपी से मोह भंग हो जाए। हालांकि ईवीएम में धांधली को लेकर अब विपक्ष की पार्टियां भी काफ़ी कुछ बोल रही हैं। ऐसे में अब हमारी पार्टी सहित अधिकांश विपक्ष की पार्टियां भी यही चाहती हैं कि देश में सभी छोटे बड़े चुनाव पूर्व की तरह ही बैलेट पेपर के जरिए होने चाहिए, जो वर्तमान सरकार के रहते तो संभव नहीं हो सकता। लेकिन उम्मीद है कि सत्ता परिवर्तन होने के बाद ये सब संभव हो जाए। इसलिए ऐसी संभावना के चलते अभी अपनी पार्टी के लोगों को भी कतई निराश नहीं होना है, बल्कि इनको अपनी पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश में वर्तमान में चल रहे राजनीतिक हालातों में ये ईवीएम वाला सिस्टम कभी भी बदल सकता है और फिर यहाँ बैलेट पेपर से ही देश में हर चुनाव होंगे और ऐसा हो जाने पर फिर बीएसपी के भी अच्छे दिन पुनः वापस लौट आएंगे। इस उम्मीद के साथ ही पार्टी के लोगों को यहाँ जातिवादी पार्टियों के इशारों पर बने ऐसे सभी अवसरवादी एवं स्वार्थी किस्म के संगठनों एवं पार्टियों आदि के हथकंडों से सावधानी बरतते रहना। जालौन साइबर पुलिस और कोतवाली जालौन टीम ने 7 अभियुक्तों को एक मकान में घुसकर गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 लैपटॉप, 133 एटीएम कार्ड, 104 बैंक पासबुक, 11 चेकबुक, 8 सिम कार्ड, 32 मोबाइल फोन, 14 क्यूआर कोड और 74,500 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए गिरोह पर कई राज्यों में ठगी से संबंधित मामले दर्ज हैं और ये गिरोह क्लिक ब्रज और फेयर प्ले लोटस नाम के ऑनलाइन ऐप बनाकर लोगों से ठगी करते थे। पुलिस ने गैंग के 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साइबर थाना और जालौन पुलिस ने मुखबिरों का संजाल बिछा रखा था। जानकारी हुई कि कुछ नवयुवक जालौन में विगत 1 माह से कमरे पर किराए लेकर गेमिंग प्लेटफॉर्म जैसे क्रिक बीच, फेयर प्ले, लोटस इत्यादि के माध्यम से जनता को जोड़कर उनसे ऑनलाइन बेटिंग करा रहे हैं इलीगल तरीके से और उनके साथ ठगी कर रहे हैं।
इनको रात में गिरफ्तार किया गया। तो इनके कब्जे से 133 अदद एटीएम, 104 पासबुक, 32 मोबाइल फोन, 80 सिम कार्ड, 14 यूपीआई के क्यूआर कोड, 2 लैपटॉप और 74,500 रुपए नगद के अलावा अन्य सामग्री भी बरामद हुई है। ये कुल 7 अभियुक्त हैं जो दतिया, झांसी, आगरा, मैनपुरी के रहने वाले हैं। इनका सरगना है विश्वजीत दांगी जो दतिया का रहने वाला है। ये लोग गेमिंग प्लेटफॉर्म से संपर्क कर लेते थे, फिर अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाते थे। उस जो सरगना इनका गेमिंग प्लेटफॉर्म का बंदा होता था, वो क्यूआर कोड के माध्यम से जुड़ता था और आपस में बात करने के लिए सिग्नल ऐप का प्रयोग करते थे। जो भी आदमी इनके एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करता था, उनकी सूचना इनके पास आती थी। यहाँ से ये लिंक भेजते थे, वो व्यक्ति जो पीड़ित है वो इनसे जुड़ जाता था उस लिंक के माध्यम से। वर्चुअल पैसा जमा करा के वर्चुअल कॉइन देते थे और जीत हार के बाद जो जीतता था उससे थोड़ा बहुत पैसा वापस करते थे। शेष का पैसा ये वहाँ ट्रांसफ़र कर देते थे जिसमें से इनको कमीशन मिलता था। ये बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा गैंग है ये। इसको हम लोगों ने वर्कआउट किया है, इसमें और आगे अभी विवेचना कर रहे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में ये जो आपके एटीएम और पासबुक बरामद हुए हैं, ये गरीब लोगों को जो बहुत ज़्यादा जिनको जानकारी नहीं है साइबर के अपराधों के बारे में, उनको कुछ पैसे दे के उनसे खुलवाते हैं और खुलवा के उनका पासबुक और एटीएम सारा कुछ अपने पास रख लेते हैं और इनकी आइडेंटिटी कभी क्लियर हो नहीं पाती। मामला जालौन जिले के जालौन कोतवाली से सामने आया है, जहां कोतवाली पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। इस चोर का नाम मोहम्मद शमीम खान है। ये जालौन नगर क्षेत्र का रहने वाला है और इसके खिलाफ जालौन जिले के अलावा कई अन्य जिलों में भी 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके ऊपर जिला प्रशासन द्वारा 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। ये पिछले करीब 12 सालों से नाम और जगह बदल कर रह रहा था। आज मुखबिर की सूचना पर इसे गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से अवैध असला और कारतूस सहित चोरी किया हुआ कुछ जेवर भी बरामद किया गया है। पुलिस ने पकड़े गए शातिर बदमाश के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए इसे न्यायालय में पेश किया है, जहां से इसे जेल भेज दिया गया है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पुलिस अकादमी में पासिंग आउट परेड के बाद 34 प्रशिक्षु डिप्टी एसपी और उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल हो गए हैं। यूपीपीएस 2023 में चयनित इन अधिकारियों को 12 महीने की इंडोर और आउटडोर ट्रेनिंग दी गई। दिल्ली के गौरव उपाध्याय सर्वांग सर्वोत्तम चुने गए। करीब 12 महीने के कड़े प्रशिक्षण के बाद 34 डिप्टी एसपी शुक्रवार सुबह पासिंग आउट परेड के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बन गए हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पुलिस अकादमी के मैदान में पासिंग आउट परेड की सलामी डीजी ट्रेनिंग तिलोत्तमा वर्मा ने ली और वहीं पर पुलिस अकादमी के एडीजी ने शपथ दिलाई। और वहीं अब नए डिप्टी एसपी शनिवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। यूपीपीएस परीक्षा 2023 में चयनित 36 डिप्टी एसपी का बैच करीब 1 साल पहले ट्रेनिंग के लिए पुलिस अकादमी में भेजा गया था। इसमें 2 अभ्यर्थी बीच में ही ट्रेनिंग छोड़कर चले गए थे। 34 प्रशिक्षु डिप्टी एसपी की 12 महीने की इंडोर और आउटडोर की ट्रेनिंग हुई और पुलिस अकादमी के एडीजी राजीव संभरवाल और डीजी ट्रेनिंग को परेड कमांडर अवनीश कुमार सिंह ने परेड का निरीक्षण कराया और इसके बाद डीजी ने परेड की सलामी ली। इस दौरान नए डिप्टी एसपी के परिजन और अभिभावक भी मौजूद रहे। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।